हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप आनंद। आज हम लोग 12th क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेट टॉपिक लिखाए थे, जिसमें आपको मैग्नेट हम पढ़ा चुके हैं पहले। बहुत टीचर क्या करते हैं, मैग्नेट को बाद में पढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पहले, लेकिन हम आपको पहले मैग्नेट पढ़ा दिए। इसलिए पढ़ा दिए ताकि आपके मैग्नेट की प्रॉपर्टी को समझ लें, जिस कारण कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में क्या हो, थोड़ा आसान हो। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और इसे लिखते चले जाएंगे। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ, विद्युत, हिंदी में उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो वह कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसी नेचर को हम लोग, उसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। विद्युत के कारण मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो इसी को हिंदी में हम लोग लिखे हैं डिफिनेशन, वह परिघटना जिसमें किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें, द फेनोमेनन इन विच ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसके बारे में थियोरेटिकली या एक्सपेरिमेंट के रूप में जो प्रूफ किया था, किसने, सर ऑस्टेड ने। तो इसे आप लोग 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑस्टेड के प्रयोग के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में चालक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसके समांतर में जो आपका एक मैग्नेट निडिल रहता है उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जब करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट डज नॉट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट and when electric current flowing in electric circuit then deflection in magnetic needle। तो आप इस फिगर को देख करके समझो कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है उसके कारण यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जैसे ये तुम्हारा एक सर्किट है, ये करंट, एक वायर है, या करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं धारावाही चालक। तो धारावाही चालक किसको बोलेंगे, जिसमें करंट फ्लो हो उसको हम लोग, जिस चालक में करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, धारावाही चालक। और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये तुम्हारा मान लो कोई कंडक्टर है या कोई सर्किट है, ये ऑफ है और ये तुम्हारा प्लस माइनस है। यहाँ पे बगल में नीचे इस वायर के पैरेलल हम एक मैग्नेटिक निडिल रख दिए, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा सर्किट क्या है, ऑफ है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो मैग्नेट का निडिल क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और जब हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट, यहाँ भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, लेकिन हम क्या कर दिए, प्लस को इधर कर दिए, माइनस हो, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, सर, चेंज हो गया। डिफ्लेक्शन यहाँ क्या किधर हो रहा है, साउथ के, इधर साउथ हो गया, और इसमें किधर हो गया, नॉर्थ। तो जस्ट अपोजिट, करंट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये आपका बता रहा है कि जब करंट फ्लो नहीं होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ प्रोड्यूस नहीं होने के कारण इस निडिल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जब इस दोनों सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो तुम्हारा यहाँ मैग्नेटिक निडिल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में जाते हैं, जो फॉर्मूला जो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के का जो मिला, किसके कारण, सर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण, वो बायो सेवर्ट ने दिया है। और वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान से प्रॉपरली लिख लो, देख लो नोट्स को। अब हम लोग इसमें बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। बहुत लोग बायो सेवार्ट नियम बोलते हैं, बहुत लोग बायो सेवार्ट
टॉप और रेफ देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर बुक में थोड़ा हिंदी में अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में सब में क्या है, सेम है। बहुत जगह देखोगे तुम बायोट लिखा हुआ है, BIOT, तो ये नियम है बायो-सेवर्ट लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई भी बोर्ड हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार ये जो होता है तुम्हारा बायो-सेवर्ट्स लॉ, ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण किसी पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए ये एक फार्मूला है जिसमें कुछ लॉ है, 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट को हम सॉल्व करके एक नया इक्वेशन डेवलप करेंगे, जो मेरे लिए क्या होगा, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होने के कारण किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम गेन कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखे हैं, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करता है। जो तुम्हारा पॉइंट है, एक पॉइंट और लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, जो इसके बाद लिख देंगे। उसमें क्या है सर, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू डिपेंड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। जो तुम्हारा सबसे पहला है, जब मान लो ये तुम्हारा कोई करंट है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है। मान लो तुम्हारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है, तुम्हारा I फ्लो हो रहा है। इसके कारण मान लो इस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये तुम्हारा पॉइंट P है। इसका पूरा लेंथ मान लो L है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखे हैं फर्स्ट में है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान धारावाही चालक पे प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती। तो मान लो हम ये कोई कंडक्टर है, इसमें एक छोटा सा लेंथ लिए, पूरा लेंथ मान लो L है, हम एक छोटा सा लेंथ लिए, मान लो ये इतना सा लेंथ का जो वैल्यू है तुम्हारा वो कितना है, डेल्टा L। तो इस डेल्टा छोटा सा लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड भी जो यहाँ प्रोड्यूस होगा, इस जगह तुम निकालोगे, वो भी क्या होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट होगा वो छोटा अमाउंट होगा, स्मॉल अमाउंट होगा। तो यहाँ पर तुम किससे डिनोट करोगे, डेल्टा B से। तो मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कितना है, डेल्टा B है। तो यहाँ लिखे हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर ना। अब क्या है तुम्हारा, मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डेल्टा B, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I हो गया। तो तुम्हारा जो है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान धारावाही चालक के अल्प लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे यहाँ तुम्हारा लिखे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एलिमेंट या लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो तुम्हारा लेंथ है ये इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर स्मॉल एलिमेंट लेंथ का तुम वैल्यू बढ़ा देते हो, ये लेंथ का वैल्यू बढ़ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है डेल्टा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल्टा L या डेल L बोल सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान अल्प लंबाई के बिंदु P, अल्प लंबाई के साथ बिंदु P की दिशा बताने वाले कोण की ज्या के क्या है, समानुपाती होता है। इंग्लिश में अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट क्या P विथ द स्मॉल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो पॉइंट P है ना, उसको जो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, उसको जो दर्शा रहा है, जो एंगल बता रहा है किसके साथ, स्मॉल एलिमेंट लेंथ, मतलब किसके साथ सर, यहाँ देखो लिखा हुआ है अल्प लंबाई के साथ। जो एंगल बना हुआ है जो बता रहा है उसको हम किसके साथ लेंगे, साइन के साथ, उसके भी क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स डेल्टा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल जो भी बन रहा है डेल्टा L, और ये जो लाइन तुम ड्रॉ किए हो पॉइंट P के बीच ना, इसके बीच जो एंगल है उसको किसके साथ लेना है, साइन के साथ। अगर इसका वैल्यू साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा उसका जितना होगा उस पर भी वो डिपेंड करेगा। डेल्टा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, इस स्मॉल एलिमेंट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा उसके बीच मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है
इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डेल्टा एल एंड पॉइंट पी। इसका मतलब क्या हुआ, उसी को हिंदी में हम लोग लिखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान अल्पांश से बिंदु P, अल्प मतलब ये लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसी को इंग्लिश में लिखे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ना ऑफ पॉइंट P फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल लेंथ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर, आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स डेल्टा बी 1/r स्क्वायर। हिंदी में अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इंग्लिश में बात करें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब 4 स्टेटमेंट हम लोग लिखे, चारों स्टेटमेंट को अगर हम एक साथ लिखें, बाय एबव स्टेटमेंट्स, हिंदी में अगर बात करें इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर के तथ्यों से ना। हिंदी में अगर बात करें ऊपर के तथ्यों द्वारा या से, तो चारों स्टेटमेंट को जब मिला दोगे तो तुम्हारा बनेगा क्या, आई, सबसे पहले आई लिया था, उसके बाद क्या लिया था, डेल्टा एल, फिर क्या लिए थे तुम, साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। इसको हटा करके तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ लेना पड़ेगा। मानो क्या लिए तुम, के आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तुम्हें फिगर एकदम निश्चित ड्रॉ करना है और ध्यान से समझ के लिखना वीडियो, क्योंकि अब टाइम थोड़ा कम है, एग्ज़ाम टाइम धीरे धीरे जल्दी आता चला जाएगा। शायद हम इसको रिवाइज क्लास में ना कराएं, तभी क्लास में सभी को एंट्री मिलेगा जब तक तुम ये पूरा वीडियो लिखा हुआ नहीं रहेगा। चलो के इसको हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपाती नियतांक बोलते हैं। के का हम लोग यहाँ जो वैल्यू लिया जाता है μ0/4π, इसका वैल्यू होता है सर 10⁻⁻7 न्यूटन पर क्या, एम्पियर स्क्वायर। अब के को यहाँ पर तुम पुट कर दो, डेल्टा बी μ0/4π ना, आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। ये हुआ ना। यहाँ म्यू नॉट क्या है उसके बारे में भी लिख देते हैं, वायु या निर्वात की क्या बोलते हैं इसको, चुंबकशीलता ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमेबिलिटी ऑफ एयर या क्या सर, वैक्यूम ना। ये तुम्हारा बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला। एग्जाम में अगर तुम्हें बायो-सेवर्ट लॉ आता है तो तुम यहाँ तक लिखोगे, इसके बाद शायद इसमें अगर शॉर्ट में आया तो ओनली बायो-सेवर्ट लॉ। व्हाट इज बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, आपको पूरा डिफिनेशन सहित चारों पॉइंट को लिखना है। इसे तुम ढंग से लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं। इसका आज हम लोग एक एप्लीकेशन करेंगे, इसमें 3 एप्लीकेशन तुमको पढ़ना है, जिसमें अभी हम लोग एक एप्लीकेशन को ध्यान में रख के स्टार्ट करेंगे। ओके, जल्दी लिखो। अभी हम लोग बायो-सेवर्ट में सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उससे जो मेरा वैल्यू निकलेगा। बायो-सेवर्ट लॉ में हमको 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसका आज हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ देता है। मान लो तुमको बायो-सेवर्ट लॉ के साथ एक चीज़ और पूछ, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या कर सकता है, बायो-सेवर्ट नियम क्या है, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और दे देगा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में व्हाट इज बायो-सेवर्ट लॉ,
उसी में लिख दे डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इस तरह से भी दे सकता है। तो ये तुम्हारा पूरा जब होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 को इसमें एप्लीकेशन है, तो बायोसेवर्ट के साथ 3 में से कोई एक एप्लीकेशन ऐड कर देने के बाद वो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। तो ये तुम्हारा एक मान लो सर्कुलर कॉइल है, ये तुम्हारा क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है। इसमें इसका रेडियस मान लो कितना है तुम्हारा, आर है। रेडियस तुम इधर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा रेडियस कितना है, आर है। हम लोग बायोसेवर्ट लॉ में जब भी कोई वैल्यू निकालेंगे तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस कॉइल का या उस कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़े पर पहले हम लोग काम करेंगे। तो मान लो उसका लेंथ कितना है तुम्हारा, डेल्टा एल है। तो ये तुम्हारा सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है तुम्हारा, आर है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एक्चुअली बीच में सेंटर पे पूरा 90 डिग्री बना करके है, जिस प्लेन से कितना डिग्री बना करके है, 90 डिग्री। और सर्किल 2D होता है, तो 2D से ये जो डेल्टा बी का जो हम लोग दिखाए हैं, ये जो डायरेक्शन है ये 90 डिग्री है। देखो जैसे ये मेरा मुड़ा हुआ उंगली जो है ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, और ये जो अंगूठा है ये क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। तो वही सारा बात इसके बारे में लिखे हैं। माना कि आर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा कितना हो रहा है सर, आई हो रहा है। हमें धारावाही कुंडली के केंद्र पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। किसके मदद से, बायोसेवर्ट नियम के मदद से। उसी को इंग्लिश में लिखे हैं, लेट इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग इन सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू we have to find the magnetic field intensity at the center of current carrying circular coil, या सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल लिख सकते हो, या तुम जैसे यहाँ लिखो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब यहाँ हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, बायोसेवर्ट नियम को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखे हैं, बायोसेवर्ट नियम के अनुसार अल्प लंबाई के, अल्प लंबाई ये लिए हम बोले थे सबसे पहले तुमको स्मॉल लेंथ लेना है, कि कारण कुंडली के केंद्र पर डेल्टा बी, डेल्टा एल के कारण डेल्टा बी, एल के कारण बी हो जाएगा, कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ड्यू टू स्मॉल लेंथ या स्मॉल एलिमेंट। एलिमेंट मतलब उसका भाग। चलो तो क्या कहता है सर, डेल्टा बी, बायोसेवर्ट नियम अभी तुरंत बताएं, आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय क्या लिखना है तुमको, आर स्क्वायर लिखना है। और तुम जानते हो कि सर्किल रेडियस जो होता है वो सरकमफ्रेंस से कितना डिग्री बना करके तुम्हारा रहता है, बताओ कितना डिग्री बना करके रहता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर बाद में देखेंगे उसको। तो ये तुम जब हटाओगे, यहाँ सीधा तुम अब लिख दो, तुम लॉ जो तो पढ़े ही हो, म्यू नॉट बाय क्या सर, 4 पाई। तो डेल्टा बी हो जाएगा तुम्हारा, म्यू नॉट बाय क्या होगा तुम्हारा 4 पाई, और थीटा कितना है तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ, बताओ 90 डिग्री। तो डेल्टा बी इजकल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय कितना होगा, आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना डिग्री रखोगे, 90, और साइन 90 इज 1, म्यू नॉट बाय तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 पाई आई डेल्टा एल बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये जो तुम्हारा वैल्यू आया इस स्मॉल एलिमेंट लेंथ के कारण। अब तुम अगर पूरा लोगे, पूरा सरकमफ्रेंस लोगे, पूरा कॉइल लोगे, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगा, वो डेल्टा बी नहीं क्या होगा, बी होगा ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको कैलकुलस फॉर्म में लिखते हैं। तो डेल्टा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी। ध्यान देना, डी लिखेंगे यहाँ पे, डी एल। डेल्टा की जगह हम क्या लिखेंगे, डी, इसलिए पहले हम बता दिए डी। क्या लिखेंगे बताओ अब, डी। तो उससे थोड़ा क्या होगा तुमको आसान हो जाएगा। तो डेल्टा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इसके बाद जल्दी इसको लिखो, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे पूरे धारावाही कुंडली के कारण
चुंबकीय क्षेत्र क्या सर, तीव्रता। अगर बात करें तो क्या लिखेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ना, क्या लिखेंगे, ड्यू टू टोटल करेंट कैरिंग कॉइल। तो कब तुमको मिलेगा, जब तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे ना, इंटीग्रेट कर दोगे। तो डेल्टा ऑफ डी बी के बदले तुम यहाँ पे वैल्यू रख दो, म्यू नॉट बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई आई डी एल बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ना। इसको जब इसमें तुम्हारा बाहर कौन कौन आएगा, डिफ्रेंसिएशन सिर्फ क्या किसका होगा, एल का, लेंथ का, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ये जो डी एल का इंटीग्रेशन जब तुम करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एल मिलेगा। और ये एल कितने के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कितने के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा ना। तो इस एल को यहाँ डी एल को जब तुम रखोगे यहाँ पर, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू क्या सर 2 पाई आर। एक आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा बचेगा क्या 2। चलो उतना सा तो सब बच्चा जानता है। म्यू नॉट बाय क्या होगा 4 पाई आई बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर। अब जब तुम इसको कैंसिल करके जब तुम निकालोगे तो b इक्वल टू तुम्हारा फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट बाय 2, म्यू नॉट बाय कितना होगा 2 आई बाय ना, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय कितना हो जाएगा आर। अगर मान लो तुम्हारा कॉइल में कितना टर्न्स है n, अभी कितना टर्न्स है, एक टर्न है लपेटा है, मान लो 4 5 6 10 n है लपेटा है, n टर्न्स है। तो तुम इसको n से क्या कर दोगे, इसको n से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना हो जाएगा n आई बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। n आई बाय कितना हो जाएगा 2r। तो आज तुम एक बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है वो पढ़ा, ऑस्टेट्स लॉ, ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट पढ़े। तो हम लोगों का मेन जो स्टार्ट है वो है तुम्हारा बायो-सेवर्ट लॉ को, उसको ध्यान से देखना। उसका आज हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़े। एप्लीकेशन बहुत आसान है, इतना आसान है कि इसमें कहीं से भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। आज इतने तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका 2 एप्लीकेशन और हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसे ध्यान से लिखो। चलो ओके।